डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करनी है, राइट। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इन डेप्थ जानने वाले हैं। इसीलिए मैं उसका एक बेसिक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये देखिए, ताकि इस थ्योरेटिकल पार्ट की वजह से जितने भी आगे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ने वाले हैं, मैं आपको दावा करता हूँ ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो चलिए गाइस, अभी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला भी हमारा एक पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई लर्न टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे लिए ये होगा, प्रीरिक्विजिट, राइट, प्रीरिक्विजिट नॉलेज फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस, वी हैव फर्स्ट इज व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हियर। चलिए, अब हम इस वीडियो में सबसे पहले तीन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और फिर हम धीरे धीरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वी कैन से अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी is a basically mathematical function which takes some input and generate some output. Okay, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अभी देखिए, आप इस डेफिनेशन को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट कोई अगर आपसे कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन है कि जो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। इज इट क्लियर? जैसे अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, इज इट क्लियर? अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं अगर कह रहा हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मैं कहूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राइट। इसको हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें ये आउटपुट देता है। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है, इनपुट की बात अगर आप करेंगे तो हम इनपुट में हम देते हैं n वैल्यूज, कुछ भी दे सकते हैं। और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? आउटपुट में हमें मिलता है गाइस प्रोसेसर ऑपरेशन। और ये मैथमेटिकल फंक्शन बीच में प्रोसेसिंग करता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये डेफिनेशन मैं आपको, राइट, जब एक एग्जांपल लूंगा और मैं पढ़ाऊंगा तब ये डेफिनेशन मैच करके दिखाता हूँ। अभी आप इतना ही टेक्निकली याद रखिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन विच टेक सम इनपुट एंड जनरेट सम आउटपुट, राइट। अब गाइस, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, व्हाई लर्न टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ना चाहिए? या जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं या एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, इसमें सबसे पहला आंसर आपका ये रहेगा, विद द हेल्प ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन आइडेंटिफाई बेटर कोड। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जरिए हम बेटर कोड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन आइडेंटिफाई अ बेटर कोड। मतलब बेटर कोड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास एक XYZ नाम का एल्गोरिदम है। कंसिडर आई हैव XYZ एल्गोरिदम, कुछ भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। अब इस एल्गोरिदम को दो लोगों ने सॉल्व किया, ए ने सॉल्व किया और बी ने सॉल्व किया। ए ने भी सॉल्व किया और बी ने भी सॉल्व किया। इस एल्गोरिदम को इन दो लोगों ने सॉल्व किया। अभी दोनों भी लोगों का आउटपुट आ रहा है, जैसे ए का भी सॉल्यूशन हमें आउटपुट दे रहा है, ए ने जो कोड किया वो भी हमें आउटपुट दे रहा है, जैसे बी ने जो सॉल्यूशन दिया है वो भी हमें आउटपुट दे रहा है। ओके, सो अगर मुझे देखना है कि दोनों के सॉल्यूशन में बेटर सॉल्यूशन किसका है,
मतलब ए का सॉल्यूशन बेटर है या बी का सॉल्यूशन अगर बेटर है, तो इससे लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या करते हैं, अगर हम दोनों भी ए के कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, बी के भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, राइट कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे लिखता हूं मैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ये कोड, ये डेवलपर कोड, कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बी डेवलपर कोड, then compare the time complexity of a developer and a B developer code, राइट जब हम दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि बेटर कोड कौन क्या है, मतलब कौन है। जब हम दो कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे उसमें से हम बेटर कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, जिस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेटर होगी वो कोड हमारा बेटर है। इसीलिए कोई अगर आपसे पूछेगा कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन आइडेंटिफाई द बेटर कोड, एक चीज है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं एज ए फ्रेशर हमारे लिए, नाउअडेज, यहां लिखते हैं नाउअडेज इन इंटरव्यू, यस, पीपल आर आस्क you, right, people ask you about time complexity, मतलब जैसे आजकल अगर हम एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे फ्रेशर इंटरव्यू में लोग हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, तो जैसे मान लो आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको कोई कोड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड, ऐसे पूछा जा सकता है। या हो सकता है कि आपको दो अलग अलग कोड दिए होंगे और कहा जाता है कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के बेटर कोड कौन सा है ये आप बताइए। या हो सकता है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है और कहा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कोड कीजिए। जैसे आपको कहा जाएगा कि आपको एक बिग ऑफ एन है, आपको बिग ऑफ एन में इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना है। हो सकता है कोई आपसे कहे कि आपको लॉग ऑफ एन में इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना है। मतलब एज अ फ्रेशर्स जब भी हम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो लोग हमें इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं कहूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, नाउअडेज इन इंटरव्यू पीपल आर आस्क अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक मतलब याद रखिए इंटरव्यू के हिसाब से अगर आप देखते हैं, जब फ्रेशर देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंडिंग is a very more important part according to the interviews or as per the interviews, right or not। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़नी है। कोई अगर आपसे कभी पूछेगा कि व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट आंसर है फॉर हेल्प टू आइडेंटिफाई द बेटर कोड, दूसरा आंसर है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको लगता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है, देन प्रीरिक्विजिट फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, जैसे मैंने बताया था पहली बार भी, बट बताता हूँ। प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको बेसिक कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, लाइक एज आपको लूपिंग पता होना चाहिए, आपको फंक्शन पता होना चाहिए, एटसेट्रा। और सेकंड, नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये दो कुछ चीजें हैं जो प्रीरिक्विजिट हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। यस सर। एंड थर्ड एक पॉइंट है कि आपको नॉलेज अबाउट एल्गोरिथम, तो आपको कोडिंग के अंदर एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। और एक चीज और एक मुझे लगता है कि ऐड करते हैं हम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात अगर आप करेंगे तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम करना है तो गाइज अभी हम एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, नोट बिफोर स्टार्ट वर्किंग विथ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
राइट, वी वांट टू डिस्कस अबाउट वन एग्जाम्पल और इमेजिनरी एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करने के पहले गाइस हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, राइट, कि जिस एग्जाम्पल में आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट वो एग्जाम्पल अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो गाइस हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बहुत अच्छे से जा सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से क्लियर करके दूंगा। बट आप ये सारे वीडियो की सीक्वेंस मेंटेन करें, किसी भी सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करें, ओके, रैंडम स्टडी ना करें, पूरी सीक्वेंस सीक्वेंशियली फॉलो कीजिए। मैंने कंटेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, ओके। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सपोज कंसीडर we have a sorted list of numbers and we want to search value from a sorted list. Suppose consider, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है या लिस्ट है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे इस तरीके से मान लो आपके पास डेटा है। Imagine we have a data like as 10. Okay, we have a data like as a 10, then 20, 30, sorry, just wait, 10, 20, we have a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Suppose consider we have this type of a data. ये आपके पास डेटा है। सपोज कंसिडर वी हैव अ सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड लिस्ट कहिए। आपके पास ये डेटा है, ओके। और मान लो आपको इसमें से कोई नंबर सर्च करना है, तो मान लीजिए ये काम मैंने 2 डेवलपर को दिया। ये सर्चिंग वाला जो एल्गोरिथम है, जो सर्चिंग का काम है, हमने 2 डेवलपर को दिया, राइट। जैसे डेवलपर ये और डेवलपर बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेवलपर ये एंड सॉरी यहां लिखते हैं डेवलपर ये एंड डेवलपर बी। ऐसे हमने 2 लोगों को दे दिया। अभी डेवलपर ये ने एक एल्गोरिथम लिखा, मैंने उसे अल्गो 1 कहा, और डेवलपर बी ने एक एल्गोरिथम लिखा तो मैंने इसे अल्गो 2 कहा। देखिए मतलब एक ही सॉर्टिंग के लिए इसने इसी के ऊपर काम किया तो अल्गो 1 के साथ काम किया, इसने अल्गो 2 के साथ काम किया, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए अभी दोनों का भी एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है। सॉरी, दोनों का भी एल्गोरिथम सही वर्क कर रहा है। इसका भी एल्गोरिथम आउटपुट दे रहा है, इसका भी एल्गोरिथम आउटपुट दे रहा है, बट मुझे दोनों का एल्गोरिथम कंपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, दोनों एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए मैंने एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर कंपैरिजन कर दिया। इसके ऊपर एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर कंपेयर किया कि किसका एल्गोरिथम रन होने के लिए कितना समय लेता है। जैसे कंसीडर मान लो मैंने कहा कि अल्गो 1 रन होने के लिए 3 सेकंड का टाइम ले रहा है और अल्गो 2 रन होने के लिए मान लो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं अल्गो 1 की बात अगर आप कर रहे हैं तो सपोज कर अल्गो 1 रिक्वायर्ड 3 seconds of time, required 3 seconds of time, required 3 seconds of time for execution, and algo 2 required 5 seconds of time for execution. जैसे ये 3 सेकंड में पूरा रन करता है और ये 5 सेकंड में करता है। अगर हमें कोई अगर कहेगा here according to execution time we can say algo 1 is better than algo 2। अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देते हैं तो एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि अल्गो 1 अल्गो 2 से बेटर है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये 3 सेकंड ले रहा है। बट गाइस ऐसा कंपैरिजन नहीं करते हैं। हमें यहां लग रहा है कि अल्गो 1 3 सेकंड ले रहा है और अल्गो 2 5 सेकंड ले रहा है, तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि अल्गो 1 इज बेटर देन अल्गो 2। बट देखिए यहां प्रॉब्लम क्या आती है,
राइट। देखिए नोट, याद रखिए नोट, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन और अल्गोरिदम कंपैरिजन। देखिए आप कहेंगे सर ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूं। देखिए आप कहेंगे तो हम तो ऐसे ही मानते हैं कि जिसको कम रन होने के लिए जिसको कम टाइम लगेगा वो बेटर एल्गोरिदम है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा वो बेटर एल्गोरिदम नहीं है। बट गाइस ये सही है, बट ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। अब मान लो यहाँ सिनारियो लेते हैं। देखिए सिनारियो, सिनारियो क्या है, आप पूरा अच्छे से देखिए, आपको थोड़ा सा लगेगा और थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम। अब सिनारियो लीजिए, सिनारियो क्या है, सपोज सपोज डेवलपर ये हैज अ मॉडर्न मशीन। मान लो कि डेवलपर ये का मॉडर्न मशीन है, बहुत एडवांस कंप्यूटर डेवलपर ये के पास, लाइक एज एक एग्जांपल, लाइक एज जैसे कि यार 64 GB रैम इमेजिन, ओके 1 TB SSD हार्ड डिस्क है, राइट लेटेस्ट प्रोसेसर है, ऐसा है। और मान लीजिए सिनेरियो नंबर 2, डेवलपर बी का जो सिस्टम है, डेवलपर बी हैज ओल्डर मशीन लाइक एज 2 GB रैम, ओके राइट 500 GB हार्ड डिस्क, जैसे डुअल कोर या कोर टू डियो प्रोसेसर, ओल्ड प्रोसेसर, इस तरीके से हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है ना, इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये एल्गोरिदम जिस मशीन पे रन हो रहा है, ये एल्गोरिदम जिस मशीन पे रन हो रहा है वो मशीन बहुत एडवांस है, और ये एल्गोरिदम जिस मशीन पे रन होगा वो मशीन ओल्डर मशीन है, वो मशीन बहुत ओल्डर है। इस केस में क्या हो सकता है, जब इसका प्रोसेसर ही वीक है, इसकी रैम भी वीक है, तो ये एल्गोरिदम अच्छा होने के बावजूद भी, इसका कोड बेटर होने के बाद भी, कोड इसका बेटर होने के बाद भी, याद रखिए मतलब इसका कोड बेटर हो सकता है, राइट। अगर मान लो इसका कोड भी अगर बेटर है बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, डेवलपर बी राइट मे बी write a better code but execute on right lower platforms, or we can say older platforms, so it may be take more time, okay। और यहां ऐसा कहा जाएगा कि डेवलपर ये मे बी not write a better code but execute on a strong platform, so there is possibility execute fast, इसलिए वहां पे एग्जीक्यूट फास्ट हो सकता है। इज ए क्लियर और नॉट? तो ये एक चांसेस है यहाँ पे, तो इसीलिए ये अप्रोच कभी कभी फेल हो सकता है, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा कंपेयर नहीं करते हैं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव अ क्वेश्चन हाउ टू कंपेयर ओके टू एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी अगर आप एग्जीक्यूशन पीरियड के ऊपर अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि भले आपका कोड बेटर ना हो, बट आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, आपका रैम बहुत ही हेवी अच्छा है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो हो सकता है कि आपका कोड इतना बेटर ना हो, तभी भी प्लेटफॉर्म अच्छा होने की वजह से और फास्ट रन होता है। और यहाँ आपका कोड बेटर होने के बावजूद भी आपका प्रोसेसर बहुत लो है, रैम बहुत कम है, तो भी आपका कोड रन होने के लिए टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो ये इस तरीके का जो कंपैरिजन है, ये कुछ प्रोफेशनल वे नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन करने के लिए। फिर सवाल आता है कि हाउ टू कंपेयर टू एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ ऐसा कहते हैं, इफ यू वांट टू कंपेयर two algorithms, if you want to compare two algorithms with each other, then we have to right calculate the processor operation in every algorithm। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करने हैं और कैलकुलेट द रिसोर्स यूटिलाइजेशंस। देखिए मतलब जब भी आप एल्गोरिदम कंपेयर करते हैं, तो एल्गोरिदम कंपेयर करते समय आपको रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अभी सवाल आता है गाइस व्हाट इज द रिसोर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स इन
कंप्यूटर। बेसिकली रिसोर्स क्या है? अगर हम रिसोर्स की बात करते हैं तो वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। वन इज अ प्रोसेसर एंड सेकेंड इज अ मेमोरी, राइट। मतलब जब भी कोई एल्गोरिदम कंपेयर किया जाएगा और जब भी किसी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होगी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है तो गाइज इन दो रिसोर्सेज को देखा जाता है, पहला प्रोसेसर और दूसरा मेमोरी। तो अभी हमें इसमें देखना है कि प्रोसेसर यूटिलाइजेशन क्या है और मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है। देखिए, व्हेन वी वांट टू चेक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी कोड, then we require to know or we require to calculate the processor utilization for that algorithm। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे पास एक एल्गोरिदम है, मान लो कि मैं इसे नाम दे रहा हूं algo 1। imagine this is my algorithm, that is algo 1 is my algorithm name। imagine this is our algo 1 is my algorithm name is here। अगर मैं algo 1 मान लो मेरा एल्गोरिदम है और मुझे देखना है कि ये एल्गोरिदम का मुझे इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। सो इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? सो गाइस, ये एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये एल्गोरिदम को रन करने के लिए हमारा जो प्रोसेसर है, इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए हमारा जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, यस और नॉट। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसेसर हमारा कितना यूटिलाइज होता है, यस और नॉट, मतलब ये प्रोसेसर हमारा प्रोसेसर इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना यूटिलाइज हो रहा है, जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब देखिए, सवाल ये है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, if you want to identify the processor utilizations, yes or not, we need to know processor operation। जैसे अब मुझे देखना है कि ये इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए मेरा प्रोसेसर कितना यूटिलाइज हो रहा है। अभी प्रोसेसर इतना कितना यूटिलाइज हो रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि algo 1 को रन करने के लिए, algo 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर कितने ऑपरेशन कर रहा है, प्रोसेसर ऑपरेशन कितने करेगा, कितने कर रहा है, यस और नॉट। इस एल्गोरिदम को रन करने के लिए मेरा प्रोसेसर कितने ऑपरेशन कर रहा है, कितने ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोसेसर यूटिलाइजेशन हम प्रोसेसर ऑपरेशन के हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं, याद रखिए। और मेमोरी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन? देखिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट the space complexity of algorithm, then we need to calculate memory utilization। if you want to calculate the space complexity of algorithm, then we need to calculate memory utilizations। मतलब अगर हमें किसी एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए हमारा मेमोरी कितना यूटिलाइज होता है। तो गाइज, मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाता हूँ, बट देखिए थोड़ा सा व्हाट हैपन, आई एम ए क्लासरूम टीचर, इसीलिए मुझे हर एक टॉपिक को बहुत इन डेप्थ और डिटेल जाने की आदत है, इसीलिए कुछ कुछ लेक्चर्स थेरोटिकल हो रहे हैं, बट आई सजेस्ट आप ये देखिए, आपके आगे के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए, मतलब हमने क्या देखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहती है क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं कैलकुलेट मेमोरी यूटिलाइजेशंस, कैलकुलेट मेमोरी यूटिलाइजेशंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर रही है मेमोरी यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रही है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करो। सो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, नोट, राइट, फॉर कैलकुलेट प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, यस, वी नीड टू नो कैलकुलेट प्रोसेसर ऑपरेशन।
ओके अब देखिए, मुझे देखना है कि कोई एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए यस और नॉट प्रोसेसर यूटिलाइज कितना हो रहा है। ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, यस और नॉट। तो चलिए गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट प्रोसेसर ऑपरेशन फॉर आइडेंटिफाई प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें देखना है कि प्रोसेसर ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं, फॉर आइडेंटिफाई प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। सो गाइस, अभी प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट, ये देखने के लिए, राइट, हम नेक्स्ट वीडियो में ये पॉइंट कवर करेंगे कि प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।